लखनऊ में सीएम योगी कई कार्यक्रमों में आज होंगे शामिल। हरिश्चंद्र की जयंती पर प्रतिमा का करेंगे अनावरण। ताबड़तोड़ फायरिंग से थर्राया शाहजहांपुर, शूटरों ने युवक को मारी गोली। कल्याण सिंह की अस्थि यात्रा पहुंचेगी अयोध्या, बीजेपी नेता अस्थि विसर्जन में होंगे शामिल। आज मनाया जा रहा कजरी तीज पर बाजारों में उमड़ी भीड़। रायबरेली में एंटी भूमाफिया पड़ा सुस्त, भूमाफिया कर रहे धान की अवैध फसल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की अस्थि कलश यात्रा आज अयोध्या पहुंचेगी। 11 बजे से सरयू घाट पर अस्थि कलश यात्रा पहुंचेगी। भाजपा के नेता और साधु संत अस्थि विसर्जन में शामिल होंगे। वहीं साथ ही सरयू के नया घाट पर अस्थि विसर्जन होगा। बता दें कि 21 अगस्त को लखनऊ के पीजीआई में कल्याण सिंह का निधन हुआ था। आज भगवान श्री राम की जन्मभूमि पावन नगरी अयोध्या में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का अस्थि कलश का विसर्जन सरयू तट पर होना है, जिसमें अयोध्या के प्रमुख संत समाज और हिंदू जनमानस वहां उपस्थित रहकर उनकी आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना करेंगे और अस्थि कलश विसर्जन में शामिल होंगे। ऐसे पुण्यात्मा जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए, हिंदुत्व के लिए अपने सरकार को बलिदान कर दिया, कभी चिंता नहीं किया कि इस कुर्सी पे बने रहना है। जबकि राजनीति में क्या होता है, कुर्सी के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं, कुर्सी नहीं छोड़ सकते। लेकिन ऐसे राजनीतिक संत जिन्होंने कुर्सी की इच्छा नहीं की और भगवान राम के लिए, राम जन्मभूमि के लिए, हिंदुत्व के लिए साथ स्वीकार किया और कुर्सी को बलिदान दे दिया। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राघवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो राघवीर, ये बताइए कि इस खबर पे और क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? जी देखिए श्वेता, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी की अस्थि कलश यात्रा आज पहुंच रही है। अभी से कुछ बस मिनटों में अयोध्या पहुंचेगी और जिसको लेकर के सरयू घाट पे यहाँ का जिला प्रशासन जो है वो काफी मुस्तैदी के साथ में यहाँ लगा हुआ है। यहाँ के भाजपा के कार्यकर्ता और यहाँ के नेता जो हैं वहाँ आए हैं और अयोध्या के साधु संत जो हैं वो घाटों पे पहुंच के अस्थि विसर्जन के लिए तैयारी पूरी कर चुके हैं। और बस ये मान 11 बजे का टाइम अस्थि विसर्जन का है। 11 बजे तक घाट पे पहुंच जाएगी अस्थि। उनके परिवार वालों लेकर के और आ रहे हैं और यहाँ अस्थि विसर्जन करेंगे अयोध्या में। जी बहुत बहुत धन्यवाद राघवीर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। अगली खबर हमारी रायबरेली से है, जहां योगी सरकार भले ही सरकारी जमीनों को अवैध कब्जे से भूमाफिया के चंगुल से मुक्त करवाने के लिए एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन क्यों न किया हो, लेकिन कोई और नहीं बल्कि सलोन तहसील प्रशासन के अधिकारी सरकार के इस दावे को जमकर पलीता लगा रहे हैं। दरअसल ताजा मामला रायबरेली के सलोन तहसील क्षेत्र के मटका गांव का है, जहां भूमाफिया सामूहिक रूप से चारागाह की सुरक्षित भूमि में धान की अवैध खेती कर रहे हैं। हाल ही में चारागाह की ही भूमि में एक साथ कई अवैध मकानों का निर्माण भी हुआ था। बता दें कि 2017 में अवैध फसल पर ट्रैक्टर चला दी गई थी, लेकिन तहसील प्रशासन के अधिकारियों से साठ काट कर भूमाफिया अभी लगातार धान गेहूं की अवैध खेती कर रहे हैं। वर्तमान समय में चारागाह की लगभग 25 से 30 बीघा भूमि में धान की अवैध फसल लहलहा रही थी, जिसे सलोना तहसील प्रशासन के अधिकारियों की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। वहीं इस बात पर जब एडीएम राम अभिलाष से बात की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार करते हुए कहा कि एसडीएम को मामले की कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया गया है। आपको बता दें कि ये खबर रायबरेली से है, जहां एंटी भूमाफिया काफी सुस्त दिखाई दे रहा है। वहीं इस बात पर जब
एडीएम राम अभिलाष से बात की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार करते हुए कहा कि एसडीएम को मामले में कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया गया है। खबर रायबरेली से है, जहां भूमाफिया कर रहे हैं धान की अवैध फसल। जहां वर्तमान समय में चारगा की लगभग 25 से 30 बीघा भूमि में धान की अवैध फसल लहरा रही थी, जिसे सलोन तहसील प्रशासन के अधिकारियों की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। वहीं इस बात पर जब एडीएम राम अभिलाष से बात की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार करते हुए कहा कि एसडीएम को मामले में कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम योगी शाम को कई जिलों के डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। इसके अलावा सीएम योगी आगामी विधान चुनाव को लेकर संघ के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। वहीं 2021 के आजादी का अमृत महोत्सव और चौरा चौरी शताब्दी समारोह की श्रृंखला में भारतेंदु हरिश्चंद्र की जयंती पर प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। आपको बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ कई सभाएं कर रहे हैं, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बात की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कई कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं, जहां सीएम योगी शाम को कई जिलों के डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। इसके अलावा सीएम योगी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं 2021 के आजादी का अमृत महोत्सव और चौरा चौरी शताब्दी समारोह की श्रृंखला में भारतेंदु हरिश्चंद्र की जयंती पर प्रतिमा का अनावरण करेंगे। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सीएम योगी ने बड़ी बैठक बुलाई है। हरिश्चंद्र की जयंती पर प्रतिमा का करेंगे अनावरण। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवा न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो शिवा, आप ये बताइए कि इस खबर पे क्या कुछ जानकारी हमें मिल पा रही है और क्या इसमें इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जाने हैं? देखिए श्वेता, शाम 7 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के सभी डीएम और कप्तानों से जुड़ेंगे और साथ ही साथ उनके साथ जो अधिकारी हैं, चाहे वो डीआईजी हो, आईजी हो, एडीजी हो, सभी स्तर के अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की बैठक में शामिल होंगे और समीक्षा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो लगातार क्राइम ग्राफ का जो आंकड़ा है, जो स्थिर बना हुआ है, उसको कमी लाने के लिए किन किन तरीके के प्रयास चल रहे हैं। जो बदमाशों के खिलाफ मुहिम छेड़ी गई थी, जो अपराधियों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई जो छेड़ी गई थी, उसमें कितना उन्होंने बढ़ोतरी की अधिकारियों ने, इन सभी चीज़ की समीक्षा करते हुए एक क्राइम ग्राफ का जो आंकड़ा है वो ज़रूर देर रात तक पेश किया जाता है। शाम 7 बजे बैठक शुरू होगी और सभी कप्तान और डीएम अपने अपने ज़िलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने अपने ज़िलों की जो समीक्षा है कानून व्यवस्था की, उसका ज़रूर एक ब्यौरा देंगे। साथ ही साथ जो डीएम जुड़ेंगे उनकी कार्यशैली की जो पूरी एक रूपरेखा है उसको भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डालेंगे। और ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जब इस तरीके की बैठक करते हैं, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो या फिर फिजिकली माध्यम से हो, वो सभी एक अधिकारियों को एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी भी तरीके की लापरवाही उनके क्षेत्र में अगर बढ़ती गई तो सिर्फ और सिर्फ उनको सजा मिलेगी ज़रूर। तो ये कहा जा सकता है कि उनकी एक व्यवस्था की कार्यशैली को परखने के लिए और उनके एक जो क्राइम ग्राफ का आंकड़ा है उसकी एक बार काफ़ी समय बाद एक बार कोरोना काल के बाद समीक्षा होने जा रही है। अब उस समीक्षा में किस तरीके के मुख्यमंत्री दिशा निर्देश देते हैं, और ये ज़रूर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के पास एक ऐसी लिस्ट है जो तमाम डीएम और कप्तानों की है जिनके ऊपर नाराज़गी है, क्योंकि आईजीआरएस से शिकायतें, जिनकी शिकायतें और जिन फरियादों की शिकायतें थाना स्तर या तहसील दिवस पर नहीं सुनी जाती, वो सीधे सीधे आईजीआरएस पर शिकायत करते हैं। जो मुख्यमंत्री पोर्टल की शिकायत होती है उनको किस तरीके से निस्तारित किया जा रहा है,
क्योंकि जो कोरोना काल के बाद मुख्यमंत्री दरबार खुला था तो तमाम फरियादी अलग अलग जिलों से आए थे। उन्होंने साफ तौर से एक बात कही कि जिलों की जो थाने की जो व्यवस्था है सुनवाई की और तहसील स्तर की, उसमें उनकी सुनवाई नहीं होती, लिहाजा उनको लखनऊ आकर के मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री से उनकी शिकायत दर्ज करानी पड़ती है। तो इस पर भी कहीं ना कहीं जिले के अधिकारियों को फटकार लगाएंगे और ये लिस्ट उनके पास जरूर है कि कौन कौन से जिले IGRS की जो शिकायतें हैं उसको निस्तारण को लेकर के फेल साबित हुए। अच्छा शिवा, ये बताइए कि क्या सिर्फ ये जो इनका जो आंकड़ों के बारे में ही बात की जाएगी, या जो केस जो सॉल्व नहीं हुए हैं उस पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? ऐसा भी कुछ एक्शन लिया जाएगा क्या? देखिए, मुख्यमंत्री के सामने जो प्रेजेंटेशन है वो जिले के अधिकारी और कप्तान अपनी अपनी तरफ से आंकड़ों की रखेंगे कि उन्होंने गुंडा एक्ट की कार्रवाई कितनी की, उन्होंने सरकारी संपत्ति की जो जब्तीकरण की कार्रवाई है वो किस तरीके की, कितने हिस्ट्री शीटरों के ऊपर किस तरीके के मुकदमे दायर किए। ये सभी आंकड़ों के जरिए मुख्यमंत्री को सारी चीजें अपने अपने जिलों की बताएंगे। मुख्यमंत्री किस चीज को लेकर नाराज हैं, किस जिलों के अधिकारियों के ऊपर नाराजगी जताएंगे, ये तो भविष्य ही आने वाले शाम का एक वक्त बताएगा। ये जरूर कहा जा सकता है कि कार्य की समीक्षा को करने से पहले मुख्यमंत्री के पास एक ब्यूरो होता है उन जिलों के अधिकारियों का, उन जिलों का जहां पर उनकी कार्यशैली बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, तो उनके ऊपर भी अगर एक्शन होना होगा तो जरूर भविष्य में होगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री 3 कप्तानों से जिलों के नाराज चल रहे, क्योंकि वहां की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार अपर मुख्य सचिव और DGP की तरफ से शिकायतें मिलती रहती हैं। और ये हाल ही में अभी कयास लगाया जा रहा था कि उन 3 जिलों के कप्तानों को जरूर हटाया जा सकता है और उनकी जगह नए कप्तान को जिम्मेदारी दी जा सकती है। जो तमाम DM हैं जिलों के, जिनकी विकास कार्यों की जो समीक्षा पिछले दिनों में टीम 9 की बैठक में की गई थी, वो बहुत ज्यादा उनकी कार्यशैली सही नहीं थी और उनके भी कार्य को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये फैसला लगभग ले ही लिया था कि उन जिलों के DM पर कार्रवाई करेंगे, उनको वहां से हटाएंगे। तो एक बार आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कानून व्यवस्था की समीक्षा और इस तरीके के मैसेज देकर के अधिकारियों को उनकी सीट से हटा करके नए अधिकारियों को एक मौका देना, ये मुख्यमंत्री के प्लान में पिछले 4.5 साल में देखा गया है। तो इसी तरीके का कयास लगाया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले समीक्षा में जो भी अधिकारी उनकी इस अग्नि परीक्षा में फेल होता है तो उनको उनकी सीट से हटा करके नए अधिकारियों को जगह दी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। और अब अगली खबर हमारी प्रतापगढ़ से है, जहां प्रतापगढ़ में 1 लाख के शराब माफियाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वही गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने CGM कोर्ट में आरोपी को पेश कर दिया है, जहां शराब माफिया सुधाकर सिंह को कई ने 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया है। 1 लाख ने इनामिया शराब माफिया सुधाकर सिंह को STF ने लखनऊ से गिरफ्तार किया था। SP ने शराब माफिया के इस अवैध कारोबार के बारे में पूछताछ भी की, जहां 6 महीने से शराब माफिया पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। वहीं ADG जोन प्रयागराज ने सुधाकर सिंह पर 1 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा था, जिसके बाद पुलिस ने शराब माफिया को CGM में पेश किया। बता दें कि शराब माफिया सुधाकर सिंह पर मिलावटी शराब बेचने का और उसकी फैक्ट्री चलाने का आरोप है। देखिए, कुख्यात शराब माफिया सुधाकर सिंह, जिस पर कि 1 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है और इस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था, ये STF के द्वारा लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, जनपद में लाया गया है और इसको आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। इससे कल रात्रि में काफ़ी गहनता से पूछताछ हुई, जिसमें कि जो एक्टिव अवैध शराब के धंधे में इन्वॉल्व व्यक्ति हैं, स्थान हैं, जो इनके मोडस ऑपरेंडी है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की गई। इसको पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर और गहनता से इसमें जांच की जाएगी और इन सब के रायबरेली में इन दिनों अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन काफी सख्त देखने को मिल रहा है। जिले के सालोन तहसील कस्बे में हड़कंप उस समय मचा जब तहसील प्रशासन और नगर पंचायत की टीम रोड के पास रह रहे लोगों को घर का अतिक्रमण हटवाने लगे। तेज तर्रार तहसीलदार अजय कुमार ने बताया कि लोगों ने रोड के दोनों तरफ अवैध अतिक्रमण कर रखा था, जिससे आवागमन वाले लोगों को आए दिन जाम की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। वहीं साथ ही दोबारा अवैध अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी गई है। बलिया में शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां राजकीय कंपोजिट विद्यालय में छात्राओं का खाना बना रही थी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं पूरे मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि हमें इस मामले के बारे में मीडिया के माध्यम से पता चला है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस वीडियो की जांच कराई जा रही है और जांच करने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सर हम लोग बना रहे थे पर कोई कहा नहीं बनाने के लिए। सर लंच हो गया था। हाँ। सर हम लोग खाना खाने गए तो हम लोग देखे तो बनाने लगे। ये अभी आपके द्वारा मुझे दिखाया गया है, मैं इसको देख रहा हूँ। अभी खंड शिक्षा अधिकारी तुरंत इसको मैं प्रमाणित करा। रायबरेली में रेलवे ट्रैक पर अज्ञात अधेड़ युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल की शुरू कर दी है। बता दें कि ग्रामीण जब शौच के लिए रेलवे ट्रैक पर गए तो उन्होंने शव पड़ा देखा। मौके पर जीआरपी इंचार्ज और पुलिस की टीम पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के सर और चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं। हालांकि अभी तक मृतक का शिनाख्त नहीं हो पाई है। घटना ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मलकान गांव के पास रेलवे ट्रैक की है। महिलाएं अपने पति के लिए साल भर में बहुत सारे व्रत रखती हैं। उन्हीं सुहाग के एक व्रत में से कजरी तीज भी है। इस दिन सुहागन महिला अपने पति के लिए निर्जला व्रत रखती है और यह त्योहार भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस बार भाद्र पक्ष के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि 9 सितंबर यानी कि आज है। कजरी तीज की बूढ़ी तीज, कजली तीज और सतुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महिलाएं सज संवर कर पति की दीर्घायु के लिए पूजा करती हैं। वहीं इसको लेकर बाजार में महिलाओं की काफी भीड़ देखने को मिली है। बाजार में बहुत ही रौनक देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आज बड़ी बैठक होने जा रही है। ये बैठक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में होगी। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर सुबह 11 बजे से बैठक शुरू होगी। इस बैठक को अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि चुनाव को देखते हुए भाजपा संगठन में बड़े बदलाव की चर्चा है। आपको बता दें कि हाल ही में भाजपा ने उत्तर प्रदेश के जिलों में प्रभारियों की नियुक्ति की है। इस लिहाज से कई बड़े फैसले इस बैठक में हो सकते हैं। आपको बता दें कि खबर लखनऊ से है, जहां 2022 के चुनाव को लेकर आज उत्तर प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसकी बैठक का नेतृत्व स्वतंत्र सिंह करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पर आगामी विधान चुनाव को लेकर होगी आज बड़ी बैठक। ये बैठक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह देव के नेतृत्व में होगी। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर सुबह 11 बजे से ही बैठक शुरू होगी, जिसपे बैठक को अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि चुनाव को देखते हुए भाजपा संगठन में बड़े बदलाव की चर्चा है। आपको बता दें कि हाल ही में भाजपा ने उत्तर प्रदेश के जिलों में प्रभारियों की नियुक्ति की है और इस लिहाज से कई बड़े फैसले इस बैठक में हो सकते हैं। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो गौरव, ये बताइए कि इस बैठक में क्या कुछ चर्चा होने वाली है? देखिए श्वेता, क्या है, विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, सभी दलों में बैठकों का दौर जारी हो चुका है। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस में भी बैठकों का दौर जारी है। बसपा द्वारा प्रबुद्ध सम्मेलन किए गए थे। कल बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा मंडल कोऑर्डिनेटर और जिलाध्यक्षों की बैठक ली गई थी। सपा में भी आपका 12 सितंबर से प्रबुद्ध सम्मेलन किया जा रहा है। उनके अभी संगठनों का बैठकों का दौर जारी है। तो सत्ता पे काबिल बीजेपी भी इससे अछूती नहीं है। और खासतौर से बीजेपी में जो बैठकों की बात जो आप कह रही हैं, वो लगातार चलता रहता है कि बीजेपी में संगठन में बूथ स्तर की बैठकें, जिलाध्यक्षों की बैठकें, मंडल प्रभारियों की बैठकें आए दिन चलती रहती हैं। पर आज समय आ चुका है विधानसभा चुनावों का है, इसलिए खास तौर से बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह के नेतृत्व में बैठक की जाएगी, जिसमें मंडल प्रभारी रहेंगे, प्रदेश के पदाधिकारी रहेंगे, संगठन के बड़े लोग रहेंगे, जो कि विधानसभा चुनाव के लिए मंथन करेंगे कि किस तरह अपनी उपलब्धियों को, अपनी व्यवस्थाओं को, अपने कामों को आम जनता तक पहुँचाया जाए। उस विधानसभा चुनाव जो कि बहुत टक्कर का चुनाव है, आम आदमी पार्टी भी है, बसपा भी है, सपा भी है, कांग्रेस भी है और सत्ता पर काबिज भाजपा भी है। तो जार से बहुत बड़ा चुनाव है और निश्चित तौर पर केंद्र में इस चुनाव की बहुत बड़ी भूमिका भी रहती है। तो इस चुनाव के लिए सभी इन्होंने कमर कस ली है, इसलिए बैठक की जा रही है। अच्छा गौरव, ये बताइए कि क्या कुछ खास मुद्दा इस बैठक में होने वाला है? क्या कोई विशेष प्रकार का मुद्दा इसमें उठाया जाएगा आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर?
देखिए श्वेता, मैं आपको बता दूं कि आज ये बैठक होगी, इसके बाद आगामी कल एक मंडल स्तर पर समीक्षा अभियान भी बीजेपी द्वारा किया जाएगा और 11 सितंबर से जेपी नड्डा जो आएंगे और उनके नेतृत्व में बूथ विजय अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही 12 तारीख से आपका जो कहते हैं ना पन्ना प्रमुख अभियान इसको मान सकते हैं कि जो एक बीजेपी की धारणा रही है कि बूथ स्तर पर जो प्रभारी होता है, बूथ का प्रभारी होता है, उसको पन्ना प्रमुख कहते हैं। तो पन्ना प्रमुख महासम्मेलन या अभियान भी कह सकते हैं, इसकी शुरुआत की जानी है। इसी को देखते हुए आज ये बैठक आयोजित की गई है। अच्छा गौरव, क्या ऐसा भी कुछ इसमें होने वाला है जैसे मोदी सरकार में अभी केंद्र विस्तार किया गया है, तो क्या इस तरीके से उस पर भी चर्चा, क्योंकि योगी सरकार में भी आने वाले समय में केंद्र विस्तार की बात की जा रही है, तो क्या वैसा भी कोई फैसला लिया जा सकता है क्या इसमें? फेरबदल तो अभी हुआ है। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी प्रभारी है श्री राधा मोहन सिंह जी, उनका मैं आपको बता दूं उनके अलावा भी इस बैठक में लोग शामिल हो रहे थे। अभी हाल एक दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया। साथ में उनके साथ 6 लोग और जोड़े गए हैं, जिसमें अनुराग ठाकुर का नाम प्रमुख रूप से शामिल है। तो निश्चित तौर पर दूसरी चीज़ अगर फेरबदल की बात करें तो अभी कल ही संजय निषाद ने अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और जाहिर तौर से मान सकते हैं कि जो अभी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में जो कैबिनेट विस्तार हो सकता है, उसमें संजय निषाद को जगह दी जा सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए गौरव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगली खबर लखनऊ से, रायबरेली से है, जहां लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर स्थित चंड्रई चौराहे पर रोडवेज बस ने बाइक में टक्कर दी, जिससे बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए सीएचसी ले जाया गया है। वहीं सूचना है पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जगत पुलिस द्वारा चालक समेत बस को हिरासत में ले लिया गया है। शाहजहांपुर के कमला नर्सिंग होम के पास देर रात ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। एक युवक पर राह चलते शूटरों ने युवक पर फायरिंग कर दी। शूटरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर युवक की सरेराह हत्या कर दी। 4 शूटरों ने इस घटना को अंजाम दिया। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस हत्यारों की तलाश में जुट गई है। हमारे पास थाना कोतवाली से एक पेशेंट लाया गया था, ब्रॉड डेड लाया गया था। तो संदिग्ध अवस्था में लाने की वजह से हमने इसकी बॉडी मशीन में रखा दी है पोस्टमार्टम के लिए। ये अभी लगभग 8:30 बजे के आसपास की घटना है। यहाँ पे एक नारायण कश्यप नाम के व्यक्ति को गोली मारी गई है। इस तरह से मारी गई कि जो मोटिव है वो मर्डर का ही प्रतीत हो रहा है प्रथम दृष्टया, और उसकी पुराने रंजिश भी बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में अब तक की खबरों में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।